जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम कानून से क्या आपको और कैसे मदद मिल सकती है, विधिक सेवा प्राधिकार क्या है, कैसे वो आपकी मदद करता है, उसको तो बताते ही हैं। विधिक सेवा प्राधिकार कुछ स्कीम्स भी चलाती है। गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उस स्कीम की भी मॉनिटरिंग करती है और उससे टैग कर देती है। अगर आप अपने हक का कोई आवेदन देते हैं तो आपको उस ऑफिस से टैग करके वो स्कीम आपको दिलाने का, अगर आप उसके हकदार हैं तो आपको दिलाने की कोशिश करती है। कानून की बात का मकसद यह है कि यह हम आपको बताएं कि आप न्याय से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं रह सकते हैं कि आपको यह महसूस होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई आपके पीठ पर नहीं है, तो विधिक सेवा प्राधिकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो आपके कानूनी हक की लड़ाई के जो खर्चे हैं उन खर्चे का वहन करे, एडवोकेट की व्यवस्था करे और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप अपनी लड़ाई लड़ सकें। अपना स्टेट पठारी इलाका और एक अलग तरह का स्टेट है जहाँ की CNT है, SPT है, विल्किंसन रूल है, कस्टमरी लॉ है, पठारी इलाका है, बहुत सुदूर जंगलों में भी लोग रहते हैं। तो वहाँ तक जहाँ लोगों तक बात नहीं पहुँची है वहाँ पहुँचाने के लिए भी डाकिया के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि डाकिया के माध्यम से आप 4 लाइन की चिट्ठी लिख करके भेज दें और वो आदमी जा कर के विधिक सेवा प्राधिकार का डालसा का, नालसा का, जालसा का आपसे संपर्क करेगा और आपके संपर्क करके आपको मदद करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लिख करके भेजें और वो कहीं गदल खाते में चला जाए। तो आज हम बात करते हैं इसलिए कि झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से नशाखोरी में लगातार वृद्धि होती जा रही है और चूंकि जानकारी के अभाव में गांव में अगर कहीं मानसिक रोग हो जाता है तो लोग चेन में बांध करके आज भी रख देते हैं, जबकि मुखिया जी ग्राम प्रधान को चाहिए ये कि मानसिक रोग या अस्पताल जो है रांची में 3 है वहाँ कहीं पहुँचा दें। पैसा देकर के भी इलाज हो सकता है, मुफ्त में भी इलाज हो सकता है, आयुष्मान कार्ड से भी इलाज हो सकता है। तो उसके हक क्या बनते हैं? जो मानसिक दिव्यांग हो गया उनके हक क्या बनते हैं और नालसा ने क्या जिम्मा लिया है? आज कानून की बात में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर संजय कुमार मुंडा हैं जो CIP में प्रोफेसर हैं और जालसा में मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। जोहार। हम लोग बात करें मानसिक रोगियों के कानूनी अधिकार के साथ साथ उनके इलाज के बारे में भी। जी हाँ, अभी जैसे आपने बोला ये जो हमारा विधिक सेवा जो प्राधिकार है ये सिर्फ कमज़ोर तबकों को, गरीब को ही सेवाएं प्रदान करने, उनके जो कानूनी हक है वो दिलाने का सिर्फ काम नहीं करती है। साथ ही साथ एक ऐसा तबका है हमारे देश में, पूरे विश्व में, और वो तबका है मानसिक रोगियों का तबका। वैसे व्यक्ति जो किसी न किसी गंभीर मानसिक रोग से ग्रसित है और वैसे व्यक्ति जो एक किस्म से मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है, ऐसे लोग नहीं मिला, हाँ, समय पर ट्रीटमेंट कराने नहीं आया तो दिव्यांगता तक अमूमन अधिकतर केसों में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होते हैं वो डेवलपमेंटल होती हैं, मतलब वो बौद्धिक विकास उनका बचपन से नहीं हो रखा है। तो ऐसे रोगियों का मेंटल रिटार्डेड उन्हीं को अभी जो हम लोग बात करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक नया टर्म दिया गया है। और तो ये जो लोग हैं, इन लोगों के अधिकारों के बारे में चर्चा हमेशा कम होती रही है और मुझे खुशी होती है कि जो हमारा नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके जरिए मानसिक रोगियों और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए जो विधिक सेवा जो देने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्होंने उठाया है और उसके लिए स्कीम
अभी 1 सितंबर 2024 में एक उसको अपडेट किया गया है। इससे पहले वो 2015 से चला आ रहा था। तो इस स्कीम के तहत, क्योंकि देखिए मानसिक रोगी होते हैं और जो मानसिक रूप से दिव्यांग लोग हैं, अगर आप देखें तो उन कानूनी रूप में अगर हम विधिक के कंटेक्स्ट में बात करें, लीगल कंटेक्स्ट में बात करें, तो उनकी जटिलताएं अलग हैं जी। और उन जटिलताओं को एक तरह से समझते हुए और उनके प्रति सहानुभूति, मानवीय तरीके से उनके जो ह्यूमन राइट्स है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से उनके लीगल जो प्रोविजंस है उसको ध्यान दे करके उसको एक उन तक पहुंचा जा रहा है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जैसे अगर हम बात करें कि उनकी जो लीगल नीड्स जो होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, बिल्कुल अलग होती है। जैसे बहुत रोगियों के अंदर जो होता है वो निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है कई बार। तो कानूनी रूप से अगर उन्हें कोई निर्णय लेना है, उनकी कोई संपत्ति है जिनका उनका निपटारा करना है, ये कैसे होगा? अगर ऐसे लोगों के ऊपर किसी तरह का सिविल या कोई अन्य प्रकार का लीगल मैटर आ पड़ा है, तो ऐसे लोग किस तरह से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? तो इन सब का जो प्रावधान है इस स्कीम के जरिए होता है और मुझे लगता है इसके बारे में जानकारी का अभाव है और मुझे खुशी होती है कि आज के दिन में हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी जो है, उस डिजेबिलिटी में जो शुरू से विभिन्न कारणों से गर्भ से आने के बाद या गर्भ से निकल थोड़ा बड़े होने के बाद किसी कारण से मेंटली रिटार्डेड हो गए, तो रिटार्डेड हो गए, एक वो हो गए, और दूसरे कि विभिन्न कारणों से, टेंशन से या ड्रग्स लेने से या ये लेने से, उन सब के अधिकार तो लगभग एक बराबर हैं, सबके अधिकार कि कानूनी हक उनका है जी। उनकी जो संपत्ति है, उनका जो हक बनता है, उस हक और संपत्ति को सिर्फ इस नाम पर कि चूंकि वो मेंटली रिटार्डेड है या मानसिक रूप से ठीक नहीं है इसलिए वो सही फैसला नहीं ले सकते। उसके बारे में क्या क्या ऑप्शन है उनके पास ऑप्शन क्या है? एक तो वो जानते नहीं हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं नहीं पता, सुन रहे हैं देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं नहीं पता। और उनके जो लोग हैं, हम जिस सोसाइटी में आज पहुंच गए हैं, वो सब हड़पने में लगे हुए हैं। तो कैसे उसकी सुरक्षा हो, कैसे उसको बचाया जा सके? अभी आप देखें, अगर एक परिवार में ही कोई इस किस्म के व्यक्ति हैं जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं और या दिव्यांग है बौद्धिक रूप से, तो अगर इस किस्म की समस्या है कि किसी न किसी वो कानून के दायरे में आ गए हैं, तो ऐसा होता है कि आसपास के परिवार के सदस्यों से ही सहायता कई बार नहीं मिल पाती है, या एक दो सदस्य जो सहानुभूतिपूर्वक कुछ करना भी चाहते हैं तो उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि यहाँ पर हम क्या देते हैं। लोग अगर चाहे भी तो वही परिवार का लोग जो है उस पर इतना चढ़ बैठता है कि वो करने नहीं देता है। तो इसके प्रावधान देखिए, मानसिक रोगी और इन व्यक्तियों के मानव अधिकारों के प्रति अब सरकारें बहुत ज़्यादा सजग हो रही हैं, विभिन्न देशों के और हमारे देश की भी। अब ये समझा जाने लगा है कि इन लोगों के भी अधिकार है और इनके अधिकारों को सुनिश्चित भी करना है। तो जैसे अलग अलग कानून में भी ये सारे प्रावधान आ गए हैं। अगर हम मानसिक क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया है। उसके तहत भी बहुत सारे कानूनी प्रावधान है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। दूसरे कानून जो है वो RPWD एक्ट जो होता है, राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो जितने भी मानसिक रूप से दिव्यांग लोग हैं वो उसके तहत आ जाते हैं। एक मानसिक रोग होता है जो फिर से डेवलपमेंटल होता है, मतलब वो विकास के का क्रम में ही परेशानी होती है, जिसको कि हम लोग ऑटिज्म भी बोलते हैं। हाँ, उसमें भी व्यक्ति का एक बौद्धिक विकास उस किस्म से नहीं होता है कि वो एक चीजों को समझ सके और एज के हिसाब से उसका जो ग्रोथ संबंधों को निभा सके, इस तरह की चीज़ों में कमी रहती है। तो उनके लिए भी एक नेशनल ट्रस्ट
का एक प्रावधान जिसके तहत उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। तो विभिन्न प्रकार की, इसके साथ साथ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। इन सब में भी विशेष रूप से इस तबके के लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मुहैया कराने के साथ साथ उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। अगर हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की बात करें तो कोई भी मानसिक रोगी या मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने का प्रावधान है। व्यक्ति स्वयं भी अपना एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, वो कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है या उसके साथ सहानुभूति रखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से कानून के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक, उनको एक उपहार कह लीजिए, एक सहायता कह लीजिए, और उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उनके हितों को की रक्षा करते हुए और उनके इलाज से संबंधित अन्य सभी प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए उनको सक्षम बनाया जाता है। तो एक नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव का काम है, जहाँ पर मानसिक रोगी या बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति अपनी बातों को कानूनी प्रक्रियाओं में नहीं रख पाते हैं, वहाँ उसके तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव रखेगा। एक तो ये है। दूसरा प्रावधान ये है कि एडवांस डायरेक्टिव का प्रावधान है। मैं एक मानसिक रोगी हूँ और मुझे मालूम है मुझे जो बीमारी हुई है ये आगे चल करके बढ़ने वाली है, ये प्रोग्रेसिव इलनेस है, या शायद ना भी बढ़े, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि आने वाले 10 सालों के बाद मेरी स्थिति क्या होने वाली है। तो कानून मुझे ये अधिकार प्रदान करता है कि मैं एक अपना एडवांस डायरेक्टिव पहले से लिख सकता हूँ जब मैं लिखने की हालत में हूँ, और वो एडवांस डायरेक्टिव ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में जब मेरी अंदर वो क्षमता नहीं रह जाती है कि मैं अपने ट्रीटमेंट के विषय में या अपने अधिकारों के विषय में या टेस्टामेंट्री कैपेसिटी भी होता है, मैं अपने विल को किस तरह से, अपने प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों पे एक एडवांस डायरेक्टिव कोई भी मानसिक रोगी पहले से अपने विषय में तैयार कर सकता है और ये कानूनी रूप से उसको वैध होता है। ये हो गया। अभी फिर ये हो जाता है कि मानसिक रोगियों के अधिकारों की जब हम बात करें तो उन्हें कई तरह का अधिकार प्रावधान है। कम्युनिटी में रहने का अधिकार, समाज में, हमारा समाज नहीं बदल रहा है लेकिन कानून इस बात को मान रहा है कि इन लोगों को सामान्य लोगों के बीच में ही रहने का अधिकार है। ये ऐसा नहीं कि हम इसको, आप जैसे बता रहे हैं, चेन से बांध कर कहीं किसी कोने में, कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं झोपड़ी में आप छोड़ रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कम्युनिटी के बीच में ऐसे लोगों का स्थान है और वहाँ रहने का इनको अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, वहाँ पर इन लोगों के लिए मतलब विशेष प्रावधान भी है। और तो ट्रीटमेंट का जो एक विशेष प्रावधान है कि ऐसे लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान है। अलका निजामी एक इंस्टीट्यूट चलाती थी, आप ही के संस्थान के डायरेक्टर थे। ये ऑटिज्म और इन सब ऑटिज्म और उससे जुड़े हुए और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, रांची, हमारे रांची शहर में दीप शिखा नाम से ये संस्था है। अभी भी ये संस्था नामकुम में शिफ्ट हो गई है और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। नहीं, इस तरह कई संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं का गवर्नमेंट से क्या कंसर्न है मुझे नहीं पता, गैर सरकारी संगठन के रूप में, और कैसे वो लोग उनके अधिकारों की रक्षा की गुंजाइश करते हैं। अब जैसे कि दो स्थिति देखा जाए, एक तो आपका ये क्या बरियातू में जो है रिम्स, नहीं वो जो मिशनरी की संस्था है जिसमें किस तरह के बच्चे रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी रहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में नाम याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा उसका। तो वहाँ जो बच्चे हैं तो उनको लिंक मतलब कि सोसाइटी का जो गवर्न करने वाला लिंक है उनके साथ कैसे टैग है कि नहीं, तभी तो उनके अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। कहीं से किसी को पता चला कि दीपशिखा या इस तरह की संस्था है जिस संस्था में इस तरह के बच्चों का इलाज होता है, आए और रख करके चले गए, छोड़ दिया।
हाँ देखिए, अब उसके बाद दीप प्रकार का अपना हेडेक है, जैसे पहले आपके यहाँ होता था कि आए डंप कर दिए, डंप करके अपना निकाल लिए। नहीं, यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मैंने फिर मैं कहूँगा, ये जो लीगल सर्विसेज फॉर मेंटली इल पर्सन एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन, जो ये स्कीम है, इसके तहत कुछ चरणों में सेवाएं जो जाएंगी। जैसे हमारे पास नालसा होता है, नालसा के बाद SLSA होता है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस योजना के तहत में इस चीज़ का प्रावधान है कि जिसको कि कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसको मनोनय नाम से बोला गया है। तो ये एक लीगल सर्विस यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की व्यवस्था है, जो कि विशेष तौर पर उनका ख्याल रखेगा हर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में, चलिए एक अंदाज लगा लीजिए कि 5,000 ऐसे लोग हों, 10,000 ऐसे लोग हैं, इन सभी लोगों का रिकॉर्ड इस यूनिट में है और वो सुनिश्चित कर रहा है कि इन लोगों की समुचित चिकित्सा भी हो रही है। इन लोगों के जो केयर गिवर है, चाहे वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे है, ये इनका प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। और कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहाँ पर कोई कानूनी प्रक्रिया का प्रश्न आ गया है, तो वहाँ पर ये लोग डायरेक्ट, लेकिन इसका प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान को जारी रखने के लिए और चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का अलग से और भी ज़रूरत है। जैसे कि इसके लिए समझ लीजिए, जो हमारे पारा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं और जो पैनल के जो वकील होंगे, इसमें इन लोगों को उस किस्म से एक जागरूकता, उनके अंदर वो संवेदनशीलता, उनके अंदर वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक रोगी और बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों की क्या विशेष ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ पर ये मदद कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए कानूनी प्रक्रिया में आप जो मदद करेंगे और इन लोगों के लिए करेंगे, इसमें बहुत अंतर होगा। तो आपको इनकी विशेष ज़रूरतों के प्रति डॉक्टर साहब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ट्रांसजेंडर की लंबी लड़ाई के बाद जब सरकार ने तय किया तो वो तमाम हक उनको दिए। तो ट्रांसजेंडर आम तौर पर मेंटली फिट होते हैं और वो अपने बारे में तय कर सकते हैं, वोट देने से लेकर के, और अपने हक के लिए अधिकतर लड़ाइयाँ उन्होंने खुद लड़ी है, लेकिन ये एक ऐसा ये लड़ भी नहीं सकते नहीं कह सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं, ग्राम प्रधान है, मानकी मुंडा है, उनको तो पता है कि उनके गांव में कौन बच्चा जो है इस तरह का है। तो इसका एक सर्वे PLVs के माध्यम से, जहाँ PLVs है उस गांव का सर्वे करके दे, बताए कि भाई यहाँ पर ये लोग हैं इस तरह के और इनको सेवा की ज़रूरत है, तो एक सिस्टम काम करने लगेगा। पहले तो सर्वे पता तो चल जाए कि हमारे पास कितने लोग हैं इस तरह के। तो मुझे लगता है वही इस दिशा में कम से कम ये तो हो गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया है कि नेशनल लेवल के बाद स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद पंचायत स्तर पे आ जाइए। तो इस अलग अलग स्तरों में लोगों की जब जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी, तो मुझे लगता है इस दिशा में वाकई में कुछ दो चीज़ें उनकी होती हैं। एक नेचुरल नीड्स है, उनके बायोलॉजिकल नीड्स है, और ये नीड्स जो हैं उनके हो नहीं हो दूसरे को होने लगते हैं, तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। तो जब सर्वे रिपोर्ट रहेगा, उनको एक जगह कहीं व्यवस्था रहेगी कि हाँ यहाँ रहेंगे और उनका जो हक है, जो संपत्ति है, कहे कि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा वो जो है वो मानसिक विकलांग पैदा हो या मानसिक विकलांग रहे, तो उसकी मदद से उसके हक, जो संपत्ति में हक बनता है, अगर नहीं संपत्ति में हक बनता है तो एक मानवीय भारत के नागरिक के तहत उसको जो मिलना चाहिए, जैसे कस्तूरबा विद्यालय है, इस तरह के जो स्कूल्स हैं जहाँ की पढ़ाई हो सकती है, जहाँ उसको रखा जा सकता है, तो इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या इसमें? देखिए, व्यवस्थाएं का प्रावधान धीरे धीरे, अभी तो हमें यही नहीं मालूम है कि कितना, लेकिन ये व्यवस्था हो रही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित, क्योंकि ये कानून से जुड़ा हुआ जो मसले हैं, वहाँ पर पहचान थोड़ा मुश्किल भी है, ऑटिज्म वाले पहचान में बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल। तो
चूंकि ये विधिक प्राधिकार से जुड़ा हुआ है, तो कानूनी जो इनके लीगल सर्विसेज के एंगल से जो जो समस्याएं वहाँ पर ये काम करेगी। इसलिए मैंने कहा अलग अलग जो फ्रेमवर्क है, हमारे लीगल फ्रेमवर्क है, जो एक्ट है, वो अपना अलग अलग तरीके से काम कर रही है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो जहाँ तक बात है इनके ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ, और ट्रीटमेंट में भी कई सारी बातें होती है। मानवीय ट्रीटमेंट का अभाव होता है अधिकतर जगह पे आप पाएंगे। तो ये कैसे इनको एक डिग्निटी के साथ में तब तो लोगों को लाना पड़ेगा, हाँ, केरल से लोगों को लाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इसका प्रावधान इसके साथ है। इनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना हो, चाहे वो समाज में हो या अस्पताल में हो, इसको सुनिश्चित कराने की व्यवस्था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के साथ में रखी गई है। पहले उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति उसका केयर गिवर है, उसमें इतना पेशेंस पैदा हो, जो हमने देखा है, मेरा अपना अनुभव रहा है बर्मी और केरलियन नर्सेज के बारे में, अद्भुत क्षमता है उन लोगों में उसको बर्दाश्त करने की। इसके लिए क्या है, जो मैन पावर डेवलपमेंट की बात होती है, हाँ, मैन पावर डेवलपमेंट में ये प्रावधान है कि इस क्षेत्र में सेवा देने वाले विशेषज्ञों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर नर्सेस हैं तो नर्सों को वो ट्रेनिंग मिले जिससे कि वो मानसिक रोगियों और बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान दे सके। ये एक चीज़ होगा। वैसे डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो दो चीज़ें हमको लगता है। एक तो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, तो मेडिकल की पढ़ाई का जो फर्स्ट स्टेप है वो MBBS है जी। तो MBBS के लेवल पर कुछ इस तरह के पाठ्यक्रम हों जिस पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों की पढ़ाई और जानकारी हो कि वो समझ पाठ्यक्रम MBBS लेवल में है, वो पकड़ सके। साइकेट्री में एक हिस्सा रहता है, लेकिन MBBS एक बृहद पाठ्यक्रम है ना। आप ये बताइए कि सिमडेगा में, जलडेगा में अगर कोई जाता है तो वहाँ पर तो वही डॉक्टर मिलेगा MBBS, तो वो जो दवा देगा, अगर उसको पता होगा कि ऑटिज्म क्या है, अगर वो पता होगा कि मेंटल इलनेस की ओर बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से वो रेफर करेगा आपके यहाँ ना। तो अभी क्या है, जो हमारे यहाँ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो देश में 1982 से चल रहा है, उसके बाद इसी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चालू किया गया। और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में ये प्रावधान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मानसिक रोगियों के उपचार की व्यवस्था हो, जिसमें कि एक साइकेट्रिस्ट या एक मेडिकल अफसर जिसने साइकेट्री की भी ट्रेनिंग ले रखी है, उसका वहाँ पर वहाँ उपलब्ध रहता है, दवाइयाँ वहाँ फ्री मिलती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर भी लोग आकर के, और इन लोगों को ये भी एक जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सैटेलाइट क्लिनिक अलग अलग प्रांतों में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अलग अलग समय पे करे, और जहाँ भी इस तरह के केसेस है उसको पहचान करके और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग में सहिया और आशा जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, उनकी ट्रेनिंग के साथ में उनको ये सुनिश्चित कराना कि वो अपने अपने क्षेत्र में मानसिक रोगियों की पहचान करे और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपचार के लिए उनको रेफ़र कर सके या ला सके। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। तो अगर ये सब कारगर रूप से काम करेगी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत में, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत में, मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम बिल्कुल निचले स्तर तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम आमीन कहें और ये उम्मीद करें कि निचले स्तर तक पहुंच पाएगा ये प्रोग्राम। लेकिन इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, स्कूल्स में जो टीचर हैं उनकी भी भूमिका होती है, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी भूमिका तो है ही है। वो पहचान सकते हैं और जैसे लगे वो खबर कर सकते हैं अपने ऊपर के जो लोग उनकी देखभाल कर सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। धन्यवाद, जोहार।